नमस्कार। हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं भारत इतिहास वस्तुनिष्ठ। पप्पू सिंह प्रजापति जी की पुस्तक है ये, और ये वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यू की पुस्तक है। हम लोगों ने इससे पहले कई सारे इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लिए हैं पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखे तो जाकर के आप देख लीजिए पिछला वीडियो। आज हम लोग जितने प्रश्न हो गए हैं उसके बाद से जो प्रश्न बचे हुए हैं उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारत से जुड़े उस स्थान, महाभारत से जुड़े स्थान। देखिए पहले इस चीजों को हम लोग बता देते हैं, कुछ चीज आपको डिस्कस करना। देखिए महाभारत काल में जितने भी मृदभाड़ पाए गए थे वो सारे मृदभाड़ जो थे वो चित्रित धूसर मृदभाड़ संस्कृति महाभारत काल में पाई जाती थी। मृदभाड़ का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, ठीक है, जिस पर अनाज रखे जाते थे। ठीक है, बड़े बड़े बर्तन होते थे तो बड़े बड़े मृदभाड़ बनाए जाते थे, छोटे भी मृदभाड़ बनाए जाते थे। उस पर जो है अनाजों को उसके अंदर रखा जाता था, सुरक्षित रखा जाता था। ठीक है, तो महाभारत काल में जितने भी मृदभाड़ पाए गए वो PGW पाए गए, यानी कि चित्रित धूसर मृदभाड़ संस्कृति महाभारत काल में प्रचलित थी। तो देखिए महाभारत या महाभारत से जुड़े जितने भी क्षेत्र पाए गए हैं उन पर जो मृदभाड़ संस्कृति पाई गई थी वो संस्कृति चित्रित धूसर मृदभाड़। ठीक है, तो महाभारत से जुड़े स्थान यथा हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, ठीक है, पानीपत, तिलपत इस मृदभाड़ संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते थे। तो मैंने आपसे कहा चित्रित धूसर मृदभाड़ संस्कृति। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा 2 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न कि महाकाव्य रामायण के 5 स्पष्ट तिथि क्रमगत और संस्कृतियों के चरण की पहचान किसने की? तो JL बाकिंगटन ने। ठीक है, तो किसने की? JL बाकिंगटन ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, तो देखिए हालांकि जैसे ये तर्क वाले स्टेटमेंट कारण और जो उसके निष्कर्ष वाले प्रश्न है यानी कि अभिकथन और तर्क वाले प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न PCS वगैरह नेट में हमें देखने को मिलते हैं। देखिए हालांकि महाभारत में रामायण और इसके रचयिता वाल्मीकि के अनेक संदर्भ मिलते हैं। ठीक है, रामायण में भारत युद्ध अथवा महाभारत के नायकों का कोई संदर्भ नहीं आता। ठीक है, इससे यह प्रदर्शित होता है कि अपने वर्तमान स्वरूप में रामायण का महाभारत के अंतिम स्वरूप में आने से पूर्व ही अस्तित्व में था। तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि देखिए महाभारत में, पहले इसको चीज को समझिए, जितने भी देखिए रामायण जो है वो महाभारत से पहले आ गया है। ठीक है, इसलिए महाभारत में देखिएगा कि रामायण के वाल्मीकि द्वारा कई सारे संदर्भ जो है महाभारत में दिखाई पड़ते हैं, परंतु रामायण में किसी भी प्रकार के जो है महाभारत के नायकों का जो है उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता है। तो देखिए महाभारत से पहले रामायण का अस्तित्व, मतलब महाभारत से पहले रामायण का अस्तित्व आ चुका था, यानी कि रामायण जो है महाभारत से पहले अस्तित्व में आ चुका था। तो दोनों ही हमारा जो है प्रश्न अभिकथन और तर्क दोनों ही सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या करता है। तो देखिए ए और दोनों सही है, यार सही व्याख्या करता है, तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद देखिए महाकाव्य मूलतः नायक के आदर्शों का एक साहित्यिक रूपांतरण है, अतः स्वाभाविक रूप से इसे तथ्यात्मक साक्ष्य न मानकर किसी आदर्श का निरूपण माना जाना चाहिए। यह किसका स्टेटमेंट है? तो रोमिला थापर का। ठीक है, उसके बाद देखिए कंबन। देखिए कंबन ने जो है एक रामायण लिखा था जिसे हम लोग जो है दक्षिण भारत आजाद तमिल रामायण के नाम से जानते हैं। तो कंबन ने जो है तमिल रामायण की रचना की थी, और जो ये तमिल रामायण है
ये जो है तमिल का गौरव गौरव ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, तो कम्बन ने जो है तमिल रामायण की रचना की, और जो कम्बन जो है वो तमिल के काफी प्रख्यात यानी कि गौरवपूर्ण जो है साहित्यकार माने जाते हैं। और तमिल रामायण को जो है तमिल साहित्य में काफी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो कंबल की जो रामायण किस साहित्य का गौरवपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, तो आप जानते ही मैंने बताया उन्होंने तमिल रामायण की रचना की है। तो किस गौरवपूर्ण ग्रंथ माना जाएगा, तो तमिल साहित्य का ही माना जाएगा। तो ऑप्शन में जो हमारा देख लीजिए क्या होगा। तो देखिए मलयालम साहित्य, तमिल साहित्य, कन्नड़ साहित्य, तेलुगु साहित्य। तो तमिल साहित्य होगा। क्यों होगा मैंने बता दिया, कंबल ने जो है तमिल रामायण लिखा। ठीक है, और कमल को जो है तमिल साहित्य का काफी सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार भी माना जाता है। ठीक है, जिसने तमिल रामायण की रचना की। ठीक है, उसके बाद देखिए वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वो कहां पे है। तो देखिए 60,000 मुनियों की जो सभा है वो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद का नेमिसारण्य जनपद है, वहीं पर यहां पर 60 मुनियों ने महाभारत का कथा वाचन किया गया था। ठीक है, तो कौन सा जगह होगा, तो वह प्राचीन स्थल जहां पे 60,000 मुनियों की सभा की गई थी, वह उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद जनपद का जो एक जगह पड़ता है जिसका नाम है नेमी सारण्य। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रसिद्ध नेमी सारण्य तीर्थ निम्नलिखित जनपद में से किस एक जनपद में उपस्थित है। मतलब कहने का मतलब कि प्रसिद्ध नेमी सारण्य तीर्थ निम्न जनपद में से किस एक में उपस्थित था। तो याद है कि नेमी सारण मैंने आपको उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर जनपद के जो स्थान पड़ता है उत्तर प्रदेश का सीतापुर, उसी जनपद में स्थित है नेमी सारण। ठीक है, तो नेमी सारण कहां स्थित है, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में। तो कहां पर है, मथुरा सीतापुर। सीतापुर कहां, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में ही स्थित है नेमी सारण्य। ठीक है, तो सीतापुर हमारा आंसर सही होगा। उसके बाद देखिए संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया, निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन करो। तो देखिए नैषधीय चरित्र, ठीक है, नैषधीय चरित्र, शिशुपाल वध, कीर्तार्जुनियम। ठीक है, तो नैषधीय चरित्र हो गया, कीर्तार्जुनियम हो गया, शिशुपाल वध, यही तीनों से जो है कथा सूत्र लिया गया है। तो अ ब स आंसर होगा अ ब स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए जो जहां है वह अन्यत्र भी है, जो यहां नहीं वो कहीं नहीं। निम्नलिखित कथन कहां से लिया, तो देखिए यह महाभारत से लिया गया है। जो यहां है वो अन्यत्र भी है, जो यहां नहीं वो कहीं नहीं। ठीक है, यह महाभारत का स्टेटमेंट है, महाभारत में इस तरह का वर्णन अंकित किया गया है। ठीक है, तो यह महाभारत से लिया गया है। कहां से लिया गया, रामायण, गीता, महाभारत। महाभारत इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए निम्न पुस्तकों को उनके लेखकों से सुमेलित कर सही कूट का चयन कीजिए। तो देखिए पृथ्वीराज रासो, तो पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक है, यह किसने लिखा है, तो चंद्रवर्दई ने लिखा है। ठीक है, तो चंद्रवर्दई। एक का 4 नंबर ऑप्शन में खोजिए, एक का 4। देखिए एक का 4 तो पूरा भरा हुआ है। उसके बाद देखिए गाथा सप्तशती हाल की पुस्तक है, तो 1 नंबर। अब ऑप्शन में खोजिए, ए का 4, बी का 1, 1 1 1। देखिए ऑप्शन को पहचानना, देखिए कम समय में कैसे ऑप्शन को हम लोग चयन करेंगे वो देख लीजिए। देखिए यहां पर देखिए पृथ्वीराज रासो, चंद्रवर्दई, 4 में चले जाइए डायरेक्ट, समय अगर आपको बचाना है तो। देखिए सब में 4 है, तो
फिर आगे एक स्टेप बढ़ेंगे। अब देखेंगे गाथा सप्तशती, तो गाथा सप्तशती हाल ने लिखा है, तो अब बी नंबर में एक खोजेंगे, यहाँ तीन दू एक। अब हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, डायरेक्ट यहीं से आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहीं से आंसर मार देंगे शॉर्टकट में, ठीक है। लेकिन हमको तो आपको स्टेटमेंट में पूरा बताना है। तो उसके बाद हो गया गाथा सप्तशती, हाल हो गया मुद्रा राक्षस। तो राक्षस कैसा होता है, तो विशाल होता है, तो विशाल से विशाख दत्त 2 नंबर। गोडवाहो वाकपति, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा, देख लीजिए। उसके बाद देखिए रामायण के किस पुण्य लेखन में रावण को दुखांत नायक के रूप में चित्रित किया गया है, जिसका वध लक्ष्मण द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पयुम चरियू, ठीक है। कम्बन तो रामायण ने लिखा है, जातक बौद्ध है, रामचरितमानस, ठीक है, तुलसीदास, ये तो हो जाएगा जातक बौद्ध धर्म, कम्बन तमिल रामायण, रामचरितमानस। देखिए यहाँ पे एक चीज मैं बता दूंगा, उसके बाद में इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। देखिए कंबन ने तमिल रामायण लिखा है, जातक बौद्ध धर्म से संबंधित है। कंबन ने क्या लिखा है, तमिल रामायण, यानी कि दक्षिण भारत का रामायण या तमिल रामायण किसने लिखा, कंबन ने लिखा, ठीक है। रामचरितमानस ने जो उत्तर भारत का रामायण, यानी कि संस्कृत में रामायण रामचरितमानस तुलसीदास, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा हमारा कंबन जो है तमिल में लिखा है, और ये संस्कृत में रामचरितमानस वाला, ठीक है, रामचरितमानस, ठीक है। और और एक बात याद रखिए, संस्कृत में जो रामायण लिखा है वो वाल्मीकि जी ने लिखा है, ये बात याद रखिएगा। जातक बौद्ध धर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा जिसको रामायण को रावण को वध करते हुए दुखवांत नायक में चित्रित किया गया, लक्ष्मण द्वारा वध किया गया है, तो पयुम चरियू के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहां समझ, कंबन ने तमिल रामायण लिखा है, रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है, ठीक है। उसके बाद जो उत्तर भारत में यानी कि संस्कृत में जो रामायण लिखा गया है वो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है, ठीक है, जातक बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। देखिए हाथीबाड़ा घुसोड़ी अभिलेख निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो हाथीबाड़ा घुसुंडी अभिलेख जो है राजस्थान के चित्तौड़ से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे जो है राशि यज्ञ भी किया जाता था, ठीक है, काफी प्राचीन है। तो देखिए हमारा आंसर क्या बोल रहा है, देखिए ऑप्शन ये प्राचीनतम संस्कृत अभिलेखों में से एक है, बिल्कुल सही। ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है। इसमें अश्वमेध यज्ञ का कोई उल्लेख नहीं है, गलत है। इसमें अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है, यह वैष्णव धर्म से संबंधित है, ये भी सही है। तो निम्नलिखित में से कौन असत्य है, तो ये असत्य है 3 नंबर, क्योंकि इसमें अश्वमेध यज्ञ का कोई उल्लेख नहीं है, यही गलत है, क्योंकि इसमें अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख किया गया है। तो ये हमारा असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद देखिए किस शासक के समय चीनी फाइयान अच्छा, किस शासक के समय यानी कि चीनी यात्री फाइयान भारत आया था, ठीक है। तो किसके समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, ठीक है। ये जो है भारत में आया था। उसके बाद इसने एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम है फो क्यू की, ठीक है। तो फाइयान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था, और फाइयान की पुस्तक का नाम है फो क्यू की, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से मैसेडोन के सिकंदर की जीवनी किसने लिखी, तो कीवंटस कार्टियस ने लिखी, ठीक है।
क्विंटस कार्टियस ने जो है सिकंदर की जीवनी लिखी। उसके बाद देखिए, भारत का प्राचीन स्मारक सुरक्षा कानून तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग निम्नलिखित में से प्रारंभ किया गया। तो देखिए, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग तो बहुत पहले ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन परंतु कुछ कारणवश वो बंद हो गया और लॉर्ड कर्जन के समय में पुनः जो है इसको फिर से प्रारंभ किया गया। तो लॉर्ड कर्जन इसका आंसर होगा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन को आप जानते ही बंगाल विभाजन 1905 में किया था। उसके बाद संस्कृत नाटक सारीपुत प्राकरण का रचयिता कौन था? तो अश्व घोष। ठीक है, संस्कृत नाटक सारीपुत प्राकरण का रचयिता कौन था? तो अश्व घोष। अब देखिए, निम्नलिखित युगम को जो है सही युगम को पहचान करना है। तो देखिए, अशोक का भीतरी अभिलेख, ये गलत है। अशोक ने भीतरी अभिलेख नहीं लिखा था, भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त का है। फिर देखिए, दूसरा नंबर है अजमेर के चौहान बिजोलिया अभिलेख, बिल्कुल सही है, अजमेर के चौहान ने बिजोलिया अभिलेख लिखा। उसके बाद देखिए स्कंदगुप्त का एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख पुलकेशन दीप्त का है, स्कंदगुप्त का नहीं है। उसके बाद देखिए सहवाजगढ़ी अभिलेख मौर्य काल से संबंधित है, जो अशोक ने जो है इसको, यह अशोक का जो अभिलेख है सहवाजगढ़ी अभिलेख। ठीक है, मौर्यकालीन अभिलेख है सहवाजगढ़ी अभिलेख, इसको पुलकेशन दीप्त ने नहीं करवाया था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा अजमेर के चौहान वंश बिजोलिया अभिलेख। ठीक है, उसके बाद यहां पर है प्रख्यात संस्कृत व्याकरण अष्टध्यायी का श्रेय किसे जाता है? अष्टध्यायी जो है वो श्रेय पाणिनि ने लिखा था। ठीक है, पाणिनि ने लिखा था अष्टध्यायी। हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर दिया पाणिनि। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो देखिए, मृक्ष कटिकम शूद्रक का है। ठीक है, बुद्ध चरित अश्वघोष का है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का है, कीर्तार्जुनियम जो है यह भवभूति का नहीं है बल्कि भारवी का है। ठीक है, तो यही वाला 4 नंबर गलत है। कीर्तार्जुनियम भवभूति, भवभूति नहीं होगा, भारवी होगा। ठीक है, तो कीर्तार्जुनियम भारवी की रचना है। ठीक है, उसके बाद देखिए सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस राजवंश के अभिलेखों में हुआ? तो ससानियों के द्वारा। ठीक है, ससानियों के अभिलेखों में जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग है ससानियों के, तो ससानियों हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए श्लेष या द्व्यर्थी में लिखा गया प्रारंभिक मध्यकाल का ग्रंथ कौन सा है? तो हर्षचरित है, माफ कीजिएगा रामचरित है। ठीक है, रामचरित। श्लेष द्व्यर्थी में लिखा गया प्रारंभिक मध्यकाल का ग्रंथ है रामचरित, जो कि पाल वंशी शासक रामपाल की उपलब्धियों का वर्णन है। ठीक है, तो श्लेष या द्व्यर्थी में लिखा गया प्रारंभिक मध्यकाल का ग्रंथ है रामचरित, जो पाल वंश के शासक रामपाल की उपलब्धियों का वर्णन है। ठीक है, और पाल कहां के शासक थे? तो बंगाल के। ठीक है, बंगाल के पाल वंश के जो शासक थे या राजा थे जिसका नाम था रामपाल, उन्हीं के उपलब्धियों का वर्णन इस रामचरित में किया गया है। ठीक है,
तो हमारा आंसर होगा रामचरित। ठीक है, और इस रामचरित का एक और मैं बात बता देता हूं कि देखिए ये जो रामचरित है, अब देखिए इस रामचरित जो श्लेष लिखा गया प्रारंभिक मध्यकाल में रामचरित था, ये जो बंगाल के राजा पाल वंश के जो राजा है रामपाल, उसके जो है जितने भी उन्होंने जीवन में विजय या उपलब्धियां किया उनका वर्णन इस रामचरित में। और इस रामचरित को लिखा किसने? संध्याकर नंदी ने लिखा है। संध्याकर नंदिन ने इसको जो है लिखा है। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए पाल शासक रामपाल का ऐतिहासिक जीवन वृत्त या जीवन की जो उपलब्धियां हैं वो रामचरित में लिखा गया है। ठीक है, तो पाल शासक रामपाल के ऐतिहासिक जीवन वृत्त रामचरित किसने लिखी है? तो संध्याकर नंदिन ने इसको लिखा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा संध्याकर नंदिन। यहां तक क्लियर हो गया? किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए किस काल अवधि में कलहन की राजतरंगिणी लिखी गई? तो देखिए जो राजतरंगिणी है वो कलहन के द्वारा जो 1448 ईस्वी से लेकर के 1450 ईस्वी का मध्य लिखा गया, और इसको जो है कश्मीर के शासक जयसिंह के समय जो है कलहन ने इसको लिखा था। और राजतरंगिणी क्या है? तो राजतरंगिणी का मतलब होता है राजाओं की नदी। ठीक है, राजतरंगिणी में 8 जो है अध्याय है, यानी कि 8 तरंग है, इसीलिए इसे तरंगिणी कहा जाता है। इसमें 8 तरंग है, 8000 श्लोक है। ठीक है, और इसको तकरीबन 4 बार जो है इसका विस्तार हुआ है, मतलब लिखा गया है अलग अलग राजाओं के समय काल में। तो सबसे पहले इसको कलहन ने जयसिंह के समय में लिखा 1448 से 1450 ईस्वी में। उसके बाद कई सारे राजाएं आए, जैसे जॉन राज आया। ठीक है, जॉन राज ने इसे जैनुल आबदिल के समय में लिखा। उसके बाद इसे श्रीवर ने लिखा, तो श्रीवर ने भी जैनुल आबदिल के समय में लिखा। उसके बाद प्रज्ञा भट्ट जी लिखते हैं, तो प्रज्ञा भट्ट इसको अकबर के समय लिखते हैं। तो 4 बार जो है राजतरंगिणी का विस्तार होता है, यानी कि अलग अलग राजाओं के समय काल के राजतरंगिणी को लिखा जाता है। और राजतरंगिणी जो पूर्णतः कश्मीर का इतिहास का वर्णन है। ठीक है, और कलहन जो लिखते हैं, कलहन जो है जो कश्मीर के राजा हर्ष के दरबारी हुआ करते थे, और कलहन के पिता का नाम चंपक थे, वो भी राजा हर्ष के ही दरबारी हुआ करते थे। ठीक है, तो किस काल अवधि में कलहन ने राजतरंगिणी लिखी? तो काल अवधि है 1148 से 1150। ठीक है, 1148 से 1150 में ये लिखते हैं। ठीक है, और किसके शासनकाल में लिखते हैं? तो राजा जयसिंह। कौन सा राजा जयसिंह? कश्मीर के राजा जयसिंह। ठीक है, अब देखिए कश्मीर के इतिहास का संस्कृत भाषा में, और राजतरंगिणी याद रखिएगा राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो कश्मीर के इतिहास का संस्कृत भाषा का जो स्रोत राजतरंगिणी निम्नलिखित द्वारा रचा गया है। तो इसको 4 बार लिखा गया है। ठीक है, 4 बार। पहला कलहन के द्वारा। ठीक है, कलहन शुरू में कलहन के पिता का नाम चंपक है, जो कश्मीर का राजा हर्ष के दरबारी हुआ करता था। और उसके बाद जो है ये राजतरंगिणी को पहली बार लिखते हैं 1148 में, जो राजा जयसिंह के समय ये लिखते हैं। उसके बाद आते हैं राजा जॉन राज, जो जैनुल आबदिल के समय में कश्मीर का इतिहास यानी कि राजतरंगिणी को लिखते हैं। उसके बाद श्रीवर आते हैं, जो राजा जैनुल आबदिल के समय में ही जो राजतरंगिणी को पुनः जो है इसका विस्तार यानी कि लिखते हैं। उसके बाद एक और है प्रज्ञा भट्ट, जो अकबर के समय जो है राजतरंगिणी को
लिखते हैं। ठीक है, तो 4 बार जो है राजतरंगिणी का विस्तार होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है कलहन, जोनराज, श्रीवर। यहाँ क्षेमेंद्र नहीं होगा क्योंकि प्रज्ञा भट्ट थे, तो यही 3 होंगे। तो अ स द, अ स द। ठीक है, उसके बाद देखिए कलहन। देखिए कलहन की राज तरंगिणी में कितने तरंग है? मैंने कहा था आपसे कि 8 तरंग है, तो 8 ऑप्शन हो जाएगा। राज तरंगिणी के लेखक कलहन के समय शासक था। बताइए कलहन के समय जो है कलहन के समय जो राज तरंगिणी लिखा था कलहन ने, वो किस राजा के समक्ष लिया? तो मैंने आपको बताया था राजा जयसिंह, तो राजा जयसिंह ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद देखिए कुट, कुटिल लिपि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कुटिल को जो है सिद्ध मातृका लिपि के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, सिद्ध मातृका लिपि। ठीक है, उसके बाद देखिए हर्षचरित। देखिए हर्षचरित कहा गया? हाँ, हर्षचरित अध्यायों में विभक्त है जिन्हें कहा जाता है। तो देखिए हर्षचरित में 8 अध्याय है। ठीक है, हर्षचरित्र में 8 अध्याय है। ठीक है, और जो हर्षचरित है वो जो है प्राचीनतम जीवनी है। ठीक है, प्राचीनतम जीवनी है, प्राचीनतम आत्मकथा है। याद रखिएगा हर्षचरित जो वान भट्ट के द्वारा हर्षवर्धन का जो है जीवनी है, ये गद्य भाषा में लिखा गया है, यानी कि गद्य काव्य है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो हर्षचरित में 8 अध्याय है। ठीक है, 8 अध्याय। प्रथम 3 अध्याय में हर्षवर्धन का आत्मकथा है। उसके बाद 8वां अध्याय में है जो विंध्य जंगलों पर रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है। ठीक है, तो प्रथम 3 पर जो है हर्षवर्धन का आत्मकथा लिखा गया है, और सबसे अंतिम यानी 8वां अध्याय में विंध्याचल जो विंध्य जंगल है, उन जंगलों में विभिन्न संप्रदायों का वर्णन है। ठीक है, यहां तक क्लियर? और हर्षचरित जो है गद्य काव्य में लिखा गया है। ठीक है, इसकी जो शैली है वो गद्य काव्य है हर्षचरित। ठीक है, हर्षचरित को वान भट्ट ने लिखा है। ठीक है, यहां तक यह हर्षचरित जो है प्रथम आत्मजीवनी है, यानी कि प्राचीनतम उपलब्ध जीवनी है। ठीक है, यह प्राचीनतम उपलब्ध आत्मकथा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो हर्षचरित में कितने अध्याय है? तो 8 अध्याय है। इस 8 अध्याय को उच्छ्वास के नाम से हम लोग जानते हैं, उच्छ्वास। तो उच्छ्वास है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, उच्छ्वास सही हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? उसके बाद देखिए हर्षचरित के किस अध्याय में विंध्य जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन किया गया है? तो मैंने आपको कहा कि हर्षचरित में कुल मिला के 8 अध्याय है। इन 8 अध्याय को हम लोग उच्छ्वास के नाम से जानते हैं। मैंने आपको बताया प्रथम 3 अध्याय में उसकी हर्षवर्धन की आत्मकथा है। अंतिम जो 8वां अध्याय है उसमें जो है विंध्य जंगल में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन किया गया है। तो 8वां अध्याय यानी कि अंतिम 8वां अध्याय यानी कि 8वें अध्याय में जो है वो विंध्य जंगल में रहने वाले संप्रदायों का वर्णन करता है, 8वां अध्याय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उसके बाद है हमारा भारत में सबसे प्राचीन उपलब्ध जीवनी है। मैंने आपसे कहा कि भारत में सबसे प्राचीन उपलब्ध जीवनी कौन सा है? तो हर्षचरित वान भट्ट ने लिखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत में प्राचीनतम उपलब्ध आत्मचरित कौन सा है, यानी कि आत्मकथा या आत्मजीवनी कौन सा है? तो वो भी मैंने आपको बताया, हर्षचरित। ठीक है,
तो दोस्तों यही तक हम लोग रहते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह जो मैंने समझाया इतिहास को प्रश्नों के माध्यम से यानी एमसीक्यू के माध्यम से, वस्तुनिष्ठ के माध्यम से, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया है। अगर वीडियो समझ में आया है तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह वीडियो आपको बना करके प्रोवाइड करता रहूं। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।